गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं संदीप और संदीपनी ई अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी जब अपनी पढ़ाई करके पूरी करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत लौटते हैं, उसी समय दादा अब्दुल्ला का निमंत्रण पत्र प्राप्त होता है। दादा अब्दुल्ला जो कि एक बिजनेसमैन थे साउथ अफ्रीका में, उनके केस के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। जब साउथ अफ्रीका गांधी जी जाते हैं तो वहां की जो रंगभेदी सरकार है उसकी नीतियों को देखते हैं, वहां पर फैले हुए जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखते हैं, तो गांधी जी दंग रह जाते हैं, बहुत हताहत हो जाते हैं। गांधी जी के साथ भी एक घटना घटती है जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था कि गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं, उस समय कुछ गोरी चमड़ी वाले लोगों ने उनके साथ बदतमीजी किया, बेइज्जती कर दी उनकी, और डरबन से प्रिटोरिया के बीच में ही पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको धक्के मारकर उतार दिया, उसके सामानों को फेंक देता। गांधी जी उस ठिठुरती रात में, वो कड़ाके की ठंडी में वहीं पर पड़े रहे। ये घटना जो है गांधी जी के लाइफ को ही चेंज कर दिया, लाइफ को ही परिवर्तित कर दिया और अंदर ही अंदर उनको हिला दिया। गांधी जी ने डिसाइड कर दिया कि मैं इस रंगभेदी सरकार के विरुद्ध लड़ूंगा, आवाज उठाऊंगा। वे लोगों को एकत्रित कर दिए, लोगों को जोड़ने का काम किया साउथ अफ्रीका में, और वहां की रंगभेदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए और जेल भी जाना पड़ा, जेल भी गए और सबसे पहला अपने लाइफ का सत्याग्रह किए साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा किया गया भारत में सबसे पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की, जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, एक चीज आपको बता दें कि जब भारत में से गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तो बीच बीच में आए भी थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी वहां चले गए तो लगातार जो है मतलब 21 वर्ष तक वहां पर अपने जीवन को व्यतीत किया, बीच में आए थे वो। जैसे अगर हम बात करें तो गांधी जी 1896 ईस्वी में भारत आए थे एक बार, 6 महीने के लिए, याद रखेंगे 6 मंथ, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। और 1896 में आए थे और 1896 में आकर वे वहां पर 6 महीना भारत में रहते हैं, और उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ, पत्नी उनकी जो कस्तूरबा गांधी थी उनको लेकर वो चले जाते हैं। फिर वो 1901 में आते हैं। ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, याद रखेंगे 1901 में भी गांधी जी भारत में आए थे और एक लंबा समय रहा। 1901 में जब वो आते हैं, यहां पर ध्यान देने की बात है कि 1896 में जब वो आते हैं तो 1896 में सबसे पहला मुलाकात होती है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। गांधी जी सबसे पहले जो है गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं 1896 ईस्वी में। उसके बाद जब गांधी जी 1901 ईस्वी में आते हैं, गांधी जी जब 1901 ईस्वी में भारत आते हैं तो उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हर साल उसका अधिवेशन हुआ करता था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विशेष अधिवेशन हुई उसमें, जो कि कोलकाता में हुई, उसमें वो शरीक लेते हैं, भाग लेते हैं, और वहां पर भी वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। टॉपिक है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण जो गोखले थे ना,
वो बहुत ही उदारवादी थी। गांधी जी का विचार और गोपाल कृष्ण गोखले का विचार सेम था। यही कारण है कि जब 1896 ईस्वी में मिलते हैं गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से, बहुत ही ज्यादा वो इम्प्रेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनसे उनका लगाव हो जाता है और उनकी बातों को, गोपाल कृष्ण गोखले की बातों को गांधी जी बहुत ही ज्यादा सुनते हैं। जब 1901 में जब उनकी मुलाकात होती है, वहां भी वो बहुत ही दिलचस्प बातें जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले से सुनते हैं, जिसके बारे में हम लोग वीडियो जो है बाद में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वहां भी उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा। और यही कारण है कि राजनीतिक गुरु की बात किया जाए गांधी की, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बात करते हैं कि जब गांधी जी जब आते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान रहता है तो गोपाल कृष्ण गोखले का होता है। जब 1901 में, हमने अभी बताया कि 1901 में गांधी जी भारत में आए थे और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उन्होंने भाग भी लिया था। वहां पर उनकी मुलाकात जो है गोपाल कृष्ण गोखले से भी हुई थी और उसी समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको सजेस्ट किए थे कि आप भारत आइए। और अंततः 1914 में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के पास खत भी लिखते हैं कि मैं भारत आ रहा हूं। और अंततः 9 जनवरी 1915 को बंबई अपोलो बंदरगाह पर वो आते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लगभग 45 साल की उम्र जब हो जाती है, जाते हैं तो 24 साल उनकी एज थी। अभी मैंने बताया कि जाते हैं तो उनकी एज, यहाँ से जब वो जाते हैं तो उनकी एज 24 साल थी, लेकिन जब वहां से आते हैं तो उनकी एज जो है लगभग 45 वर्ष की अवस्था में, एज में गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत को लौटते हैं। उन्हीं की याद में, यानी 9 जनवरी जो डेट है, 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी भारत में आए थे, इस 9 जनवरी को ही हर साल जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के आगमन पे 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखना है। गांधी जी की जन्म जो है 2 अक्टूबर, पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर हर साल जो है हम लोग मनाते हैं। और उनकी जो जन्मदिन है उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और फिर 2 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी गांधी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि अब 2 साल बाद 1917 में, उसके बाद 19 में, फिर 19, 20, 21 और फिर 23 में मनाया जाएगा। ठीक है। यहां देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो उस समय स्थितियां क्या बनी हुई रहती हैं। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को आते हैं तो अपोलो बंदरगाह, इसके बारे में ध्यान देंगे दोस्तों कि जो अपोलो बंदरगाह होता है ना, एक बहुत ही उस समय अपने आप में एक विशेष बंदरगाह था और वहां पर वैसे लोग, नामी गिरामी लोग ही वहां पर उतरते थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को बंबई के अपोलो बंदरगाह पर आए, उतरे, सुबह का वक्त था। और एक चीज बता दें कि ये जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भी उनको रिसीव करने गए थे। हजारों की संख्या में लोग वहां पर उनको रिसीव करने के लिए उनके स्वागत में फूल माला लेकर खड़े थे। आइए देखते हैं कि गांधी जी जब आते हैं, भारत में आते हैं, तो लोगों की उम्मीद कैसी रहती है। प्रत्येक लोग, पूरे भारतवासी, पूरे लोग जो हैं
गांधी जी के आगमन का इंतजार करते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे हैं। लोगों ने सुना था कि अपने ही देश का, हमारे ही देश का, भारत का रहने वाला एक गांधी नाम के इंसान जो साउथ अफ्रीका में अपना जो है वर्चस्व, अपनी अहिंसा की शक्ति पर वहां पर सत्याग्रह किया है और वहां के लोगों को न्याय दिलाया है। लोगों का यह विश्वास था, एक उम्मीद थी कि वे गांधी जी जब यहां आएंगे तो यहाँ के भी जो सरकार है, यहाँ की जो अंग्रेजी सरकार है, एक नए तरह का आंदोलन करेंगे और एक नए नेता के रूप में अब गांधी जी को वे मानने लगे थे। एक नई उम्मीद की किरण थी गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी आते हैं अपोलो बंदरगाह पे, तो लोगों की जो उम्मीद देखते हैं, लोगों का जो हुजूम देखते हैं और लोगों की जो मन स्थिति को देखते हैं, उसके रीड करते हैं, तो गांधी जी ये बताते हैं कि हाँ, मैं देश के लिए ही काम करूंगा और देश के लिए मैं सभी प्रकार को काम करूंगा जो देश हित में होगा। लोगों की उम्मीद को तोड़ते नहीं है। यहां पर समझने वाली बात है कि एक गुरु अपने शिष्य को हमेशा सही रास्ता ही दिखाता है, सही डायरेक्शन ही दिखाता है। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले हमें अभी बताया कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब इस बात को देखें गोपाल कृष्ण गोखले कि अरे गांधी जी भारत में आए हैं और लोगों की हुजूम है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गांधी जो है कल से ही आंदोलन पर शुरू कर दें, लोगों के भीड़ इकट्ठा कर दें। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को समझाते हैं, अपने यहाँ की स्थिति को बताते हैं, भारत की स्थिति से रूबरू कराते हैं। और आपको दोस्तों बता दें कि जब गांधी जी भारत 1915 में आते हैं तो उस समय की स्थिति क्या थी। देश 1905 में बंग भंग आंदोलन हो चुका था। जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसमें भी दरार पड़ गई थी और दो दलों में, दो खेमों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंट गया था, एक नरम दल, एक गरम दल। देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सभी लोगों को एक में बांध सके, सभी लोगों को एकजुट कर सके और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को लड़ सके। एक ऐसे नेता की जरूरत थी। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु गांधी जी के जब देखें तो गांधी जी को समझाया, बताया, इंटरनली बात को बताया कि नहीं, पहले 2 वर्षों तक अबे आपको कुछ नहीं करना है, पहले भारत की स्थिति को पता कीजिए, लोगों के बीच जाइए, समझिए, भारत को समझिए, फिर कुछ कीजिएगा। अंततः क्या हुआ कि 2 वर्षों तक महात्मा गांधी, जो कि अभी महात्मा नहीं बने हैं, 2 वर्षों तक भारत भ्रमण किए। गांधी जी आते हैं और 2 वर्षों तक भारत का भ्रमण करते हैं, पूरे पैदल विचरण करते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, भारत में क्या चल रहा है, किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह के कष्ट हैं, लोगों में की क्या मानसिकता है, देश को देश की जो जमीनी जो हकीकत रहती है, जो स्थितियां होती हैं, उससे वो जुड़ते हैं। ये काम जो है गांधी जी 2 वर्षों तक करते हैं। आज की पॉइंट में हमने अभी बताया कि आज हम महात्मा गांधी के भारत में किया गया सबसे पहला सत्याग्रह को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। एक ऐसा सत्याग्रह जो भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, जो देश को अच्छे अच्छे नेता दिए। देश में एक ऐसे नेता की उत्पत्ति हुई जो सबको एक कर सकता था।
उसके पहले हम बात करेंगे थोड़ा चंपारण के, जैसा कि नाम है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले जानेंगे कि चंपारण है क्या, चंपारण क्या है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि चंपारण क्या है। तो चंपारण दोस्तों एक बिहार का एक प्रदेश है, एक जिला है चंपारण, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी इलाके में पड़ता है। जैसे देखिए बिहार की जो मैप है, कुछ इस तरह से है दोस्तों। इस तरह से अगर मानते हैं बिहार है, तो बिहार जो है, बिहार की जो यहाँ वाली जो पोर्शन है, ये जो एरियाज हैं, ये जो जिला है, यहीं पर है चंपारण। यहीं पर दोस्तों क्या है, चंपारण, जो कि बिहार के उत्तरी, इसको अगर नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ये आपको मालूम है। नॉर्थ साइड यानी उत्तरी साइड, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है चंपारण। आइए देखते हैं कि चंपारण जो है, चंपारण में किस तरह की प्रथा थी, क्यों चंपारण आंदोलन करना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे तीन कठिया प्रणाली को। दोस्तों चंपारण में, चंपारण एक बहुत ही उर्वरा प्रदेश है, बहुत ही ज्यादा वहां पर खेती होती है, और वहां की जो भी मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि नील की खेती शुरू किया था। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा नील की खेती बंगाल में होती थी। बंगाल के बाद कहीं अगर नील की खेती होती है तो वो बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में होती थी। तो वहां पर क्या था ना दोस्तों, कि वहां पर तीन कठिया प्रणाली लगाई होती सरकार, अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेजी सरकार की जो नीलहे थे, जो नील की खेती करवाते थे, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक प्रथा लाई थी, एक सिस्टम विकसित किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि अगर किसी किसान के पास, अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठे जमीन है, तो उसमें से वो 3 कट्ठा जमीन नील की खेती करेगा, और एक 3 कट्ठा नील की खेती जो इसमें करेगा, वो ऐसी जमीन होगी जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होगी, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होगी। दोस्तों कि प्रथा में एक लाई गई थी, सिस्टम विकसित किया था अंग्रेजों ने, नीलों ने, कि यहां पर जो नील की खेती होगी वो प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में होगी, प्रत्येक बीघा पर 3 कट्ठा, मतलब एक बीघा में 20 कट्ठे होते हैं, और 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जमीन पे सभी किसानों को नील की खेती करनी होती थी, और वो भी वहां पे जहां पे उपजाऊ दर बहुत ही ज्यादा होती थी। किसान इसको करना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं करना चाहते कि जो नील की फसल होती थी उसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती थी, और जहां पर नील की खेती एक बार हो जाती थी वहां पर फिर दूसरी फसल नहीं होती थी, क्योंकि वो इसकी उर्वरा शक्ति जो है घट जाती थी, बहुत ही कम हो जाती थी। तो दूसरी चीज, जब ये नील होती थी, फसल पक के तैयार हो जाती थी, तो नीलहे जो थे, जो खेती करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे, वे आते थे और मनमानी ढंग से, मनमानी रुपये देकर, प्राइस देकर वो क्या करते थे, उस नील को खरीद कर लेके जाते थे। अब बताइए कि नील की खेती एक तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा उस भूमि पर कराना जहां पर बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, उस पर कराते थे, और किसान मर मर कर वो क्या करते थे कि करते भी थे, और अपने दाम पर वो क्या करते थे, खरीद के लेके चले जाते थे। यानी ये पूरी की पूरी जो सिस्टम थी उसमें किसानों को उससे हानि होती थी, कोई किसी भी प्रकार की फायदा नहीं होती थी। नीलहे जो थे, अब उसमें क्या था कि जब औद्योगिक क्रांति होती है तो कृत्रिम नील बनता है उद्योगों में,
तो यहाँ की नील की जो खेती है वो कम पड़ने लगती है, डिमांड कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो नीलहर थे वे खेती को, नील की खेती को स्टॉप नहीं करते थे। वे कहते थे कि अगर आप खेती को, अगर आप चाहते हो कि जमीन जो है, अगर आप खेती नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक मोटी रकम देना पड़ेगा, हमको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब किसान जो है वो अपना रकम लाए कहां से, कहां से लाए उतना पैसा, कैसे दे उसको, कहां से दे। इस तरह से ये जो है सिस्टम बहुत ही वहां पर खतरनाक था। बहुत सारे किसान जो है इसमें दब चुके थे, शोषण हो रहा था किसानों का। किसान जब भी इसकी बात करते थे, कोई इसके विरुद्ध अगर आवाज उठाता था तो उसको बहुत ही पीटा जाता था, मारा जाता था और घोड़ों में बांधकर उनको घसीटा भी जाता था। एक ही 3 कटिया प्रणाली जो कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 कटिया, यानी 3 कट्ठा नील की खेती करना मस्ट है, जो कि किसानों के लिए पूरी की पूरी जो है हानि का विषय हुआ करता था, हानि की होती थी और कुछ भी उनको पैसा अर्निंग नहीं मिल पाती थी। उल्टे में उनका बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता था, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती थी और किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं होती थी और घर से ही पैसा उनको लगाना पड़ता था। बहुत सारे किसान जो थे वो क्या होते थे, कर्ज में ही डूबे जाते थे और किसी भी प्रकार की नीलहों जो थे, ये जो उससे जो कराए नील है उसको कहते थे कि जो नील की खेती करवाता था, ये जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो क्या करती थी कि सीधे जो है वो नील की खेती डायरेक्ट रूप से, नीलहे जो थे वो डायरेक्ट रूप से किसानों को नहीं करते थे। वही क्या कहते थे कि जो वहां के जमींदार थे उनसे कहते थे कि आप जो है किसानों को खेती करने के लिए बोलिए, और जमींदार हावी रहते थे। और ये नीलहे क्या करते थे, उनको आदेश देते थे कि इतने कट्टे पर आपको नील की खेती कराना है, और ये सिस्टम विकसित हुआ था वहां पर। सभी किसान त्राहिमाम में हुए रहते थे, किसी भी प्रकार की पैसा, किसी भी प्रकार की उनको पहले पैसा नहीं दी जाती थी, न ही कोई सहायता की जाती थी कि लो पैसा और नील की खेती करो। किसान अपने से पैसा लगाते थे और नील की खेती करते थे, और पूरा का पूरा जो खेती होती थी वो क्या होती थी, घाटे का विषय हुआ था। घाटा का विषय मतलब हो जाता था, वो खेती करना नहीं चाहते थे। होता क्या है कि राजकुमार शुक्ल के बारे में जाने कि राजकुमार जो शुक्ल थे वो चंपारण के रहने वाले थे। ऐसी बात नहीं थी कि ये जो 3 कटिया प्रणाली थी उसके विरुद्ध किसी ने आवाज नहीं उठाया। बहुत सारे किसानों ने इसके बीच आवाज उठाया। उसमें से थे सबसे प्रमुख, अगर किसी की बात की जाए तो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा हम जाने कि राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण के रहने वाले थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल एक समृद्ध जो है किसान थे। वे कईयों बार, बहुत सारे बार वो किसानों को एकत्रित करते थे और इस 3 कटिया प्रणाली जो कि पूरी की पूरी जो है घाटे की खेती होती थी, उसके विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई। लेकिन किसानों का दमन कर दिया गया, किसानों को पीटा गया, मारा गया, और वो 2-4 दिन तक किसान इनके साथ रहते और फिर क्या करते थे, फिर वही काम, फिर वो भाग जाते थे डर से। डर इतना था लोगों में, किसानों में डर इतना था कि वे राजकुमार शुक्ल के साथ फिर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर राजकुमार शुक्ल बहुत सारे किसानों को इकट्ठा करते थे, फिर आंदोलन करते थे, फिर अपनी इस 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाते थे, फिर वही हाल होता था।
किसान उनका सपोर्ट नहीं करते थे, किसानों को पीटा जाता था, इनको भी पीटा जाता था, कई बार इनको जेल में भी बंद किया गया। अंततः ये क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम जानेंगे यहाँ पर। ये जो राजकुमार शुक्ल है, ये बात जो है अपनी बहुतों जगह बताई। एक यहाँ पर ब्रज किशोर याद रखिएगा दोस्तों, ब्रज किशोर प्रसाद कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद जो है बिहार के एक नामी गिरामी जो है वकील हुआ करते थे। तो जो ब्रज किशोर प्रसाद थे, उनसे भी राजकुमार शुक्ल इस बात को रखे। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक सलाह दिया कि आप जो है 1916 के जो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें जो है गांधी जी आने वाले थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम मैंने सुना है, गांधी जी भारत में आए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं, सबकी दुर्दशा को देख रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, और गांधी जी से मिलने के लिए ये जो ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो राजकुमार शुक्ल को सलाह दी। फिर राजकुमार शुक्ल क्या थे? एक ऐसे इंसान थे जो इस तिनकटिया प्रणाली से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उनका दुख दर्द किसानों को देखा नहीं जाता था, और वे क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है वहां पहुंच जाते हैं। आइए देखते हैं यहां से जुड़ी कुछ बातें। होता क्या है कि गांधी जी चंपारण की जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जो कि 1916 में लखनऊ में, वहां पर गांधी जी आए रहते हैं। वहां पर चूंकि ब्रज किशोर प्रसाद भी आए रहते हैं, तो उन्होंने उनको राय दिया था कि आप जो है अपनी बातों को रखने के लिए आप गांधी जी से मिले, आप चले। राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, वहां पर लखनऊ में चले जाते हैं। वहां पर जाकर, हालांकि जब राजकुमार शुक्ल वहां जाते हैं तो उनसे उनके मन में मिलने का ध्यान तिलक से होता है। तिलक, लाल बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे दोस्तों। राजकुमार मन में सोच कर आए थे कि हम तिलक से जाकर मिलेंगे, लेकिन बीच में ही ब्रज किशोर प्रसाद जो है उनको कहते हैं या फिर सलाह देते हैं कि आप जो है किनसे मिले, आप जो है महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है जाते हैं, कहते हैं, अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब गांधी जी एक किताब लिखी थी, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। गांधी जी की एक किताब है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में अपनी आत्मकथा को लिखा है। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा की जो 5वीं भाग है, 5वें भाग के 12वें अध्याय में, उस अध्याय का नाम है नील की। याद रखेंगे दोस्तों कि गांधी जी की जो आत्मकथा का नाम है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, उसमें गांधी जी ने नील का दाग, नील के दाग में गांधी जी लिखते हैं कि कैसे जो है राजकुमार शुक्ल के बारे में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है उनके बारे में हम बात करेंगे कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में गांधी जी एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ के 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील का दाग शीर्षक जो अध्याय है, उसमें गांधी जी बहुत ही सजीव रूप से राजकुमार शुक्ल का जो है विवरण प्रस्तुत किया है। गांधी जी लिखते हैं कि 1916 के पहले, लखनऊ अधिवेशन के पहले मुझे नहीं मालूम था
कि चंपारण कहाँ है। भारत में नील की भी खेती होती है, इसकी कोई अंदाजा नहीं था, और यहाँ पर उससे इस तिनकटिया प्रणाली से बहुत सारे किसान दुख में हैं, दर्द में हैं। इस प्रथा से, इस तिनकटिया प्रणाली से इसका भी कोई मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन एक पतले दुबले बट जिद्दी किसान ने हमें वो देखने का मौका दे दिया। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई थी हमारी, तो राजकुमार शुक्ल हमें जब भी हमको देखता है कहते जाता है कि गांधी जी एक बार चल तो चलिए चंपारण, देखिए तो वहां की स्थिति, आपको सब बात वकील साहब बता देंगे, सब बात वकील साहब बता देंगे, ये कहते जाता और हमको वहां आने का न्योता देते जाते। ये बात जो है नील का दाग द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में गांधी जी ने लिखा हुआ। राजकुमार शुक्ल ये बार बार गांधी जी से कहते थे कि गांधी जी सब चीज आपको वकील साहब समझा देंगे। वकील साहब ब्रजकिशोर प्रसाद को उन्होंने कहा है, जो कि वहां के बिहार के एक नामी गिरामी वकील उस समय हुआ करते थे, जिसका जिक्र भी राजकुमार शुक्ल ने इस तिनकटिया प्रणाली के बारे में उनको कहा था, और जो कि उनको लेकर गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल को वहां पर लेके आए थे। तो ये सब बातें जो है गांधी जी जो है अपने आत्मकथा में वो लिखते हैं कि कैसे जो है एक जिद्दी किसान ने लखनऊ में आकर उनसे बातें की कि सब बात जो है आपको वकील साहब यानी ब्रजकिशोर प्रसाद आपको समझा देंगे, आप तो आइए तो सही, आप आकर एक बार हुजूर देख लीजिए किसानों का दशा वहां पर। ये बात कहते जाते और वहां पर आने के लिए हमको निमंत्रण पत्र देते जाते। गांधी जी ने फिर लिखा कि मैं उसकी बातों को इग्नोर करता, बार बार इग्नोर करता, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, बार बार जब भी मिलते यही बात रट्टा लगाए हुए। गांधी जी वहां से जब कानपुर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमसे पहुंचने के पहले ही हमारी खातिरदारी में ये राजकुमार शुक्ल वहां पर पहुंच गए हैं और हमारे खातिरदारी में मौजूद है। ये देखकर उनको अजीब सा लगा कि ये जो है बंदा यहां भी पहुंचा है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि वहां पर राजकुमार शुक्ल ने कहा कि हुजूर यहां से कानपुर से चंपारण बहुत ही नजदीक है, आप चलिए, कृपया करके आप चलिए और वहां की स्थिति को देखिए। गांधी जी ने जब ये बात को सुना, गांधी जी ने लिखा अपनी किताब में नील के दाग में कि इस बात को सुना तो मेरे मन से, मेरे मुंह से वहां पर जाने का मन हो गया और मेरे मुख से निकल जाता है कि ठीक है, मैं आज से 4 महीने बाद कलकत्ता आऊंगा और वहां पर आकर जरूर, वहां पर आकर तुम हमको लेके जाना। गांधी जी ने इस बात को जब बोल दिया तब वो आगे लिखते हैं, इस बात को देकर, इस बात को कहकर मैं अपने आप को बंधा सा महसूस किया, बॉन्ड हो गया हमारे सिर पे। और उन्होंने देखा कि जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही वहां भी वो इंसान यानी राजकुमार शुक्ल वहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर उनकी खरीदारी में लगे रहते हैं। इस बातों को देखकर गांधी जी लिखते हैं कि एक अनपढ़, एक पतला दुबला किसान, हठी किसान, जिद्दी किसान हमको चंपारण लाया और यहाँ के किसानों को यानी चंपारण सत्याग्रह करने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी सारी बात जो है अपने आत्मकथा यानी द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में लिखते हैं।
आगे देखेंगे, आगे की टॉपिक जो है 10 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचे होते हैं, वहां पर राजकुमार शुक्ल जो है वहां पर उनके पहले ही जाकर उनकी खातिरदारी के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर चूंकि गांधी जी ने पहले ही कलकत्ता में बोल दिया कि ठीक है आप वहां से आकर हमको ले जाना। फिर क्या था, राजकुमार शुक्ल जो है बहुत ही व्याकुल थे उनको लेकर आने के लिए, और उनको क्या करते हैं वहां पर कलकत्ता में और पहले ही रहते हैं। और 10 अप्रैल याद रखिएगा दोस्तों, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जो है पटना आ जाते हैं। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल एक साथ ट्रेन से पटना आते हैं और पटना की धरती पर उनका पहला कदम होता है। उसके ठीक दूसरे दिन वे मुजफ्फरपुर जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक दूसरे दिन कहां जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, और वहां पर जाकर वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर जाने के बाद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, आचार्य कृपलानी से मिलते हैं और उनके स्टूडेंट से मिलते हैं। उसके अगले दिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अब चंपारण आऊंगा। और वहां से क्या करते हैं ना कि ये जो राजकुमार है ना, यहाँ पर जब वो मुजफ्फरपुर आ जाते हैं तो मुजफ्फरपुर आने के बाद राजकुमार शुक्ल है तुरंत झट से नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, अपने घर को रवाना हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए रवाना हो जाते हैं कि अब गांधी जी तो हमारे घर में आएंगे, हमारे गांव आएंगे, और ये जो तिनकटिया प्रणाली है उससे हमको निजात दिलाएंगे, वहां की स्थिति को देखेंगे। बहुत खुश थे ये राजकुमार शुक्ल, और क्या करते हैं कि मुजफ्फरपुर से वो अपने गांव को चले जाते हैं पूरी तैयारियां करने के लिए, गांधी जी के स्वागत करने के लिए। मुजफ्फरपुर से वो अपने चंपारण यानी राजकुमार शुक्ल चले जाते हैं। गांधी जी जब वो मुजफ्फरपुर आ जाते हैं तो मुजफ्फरपुर में गांधी जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला मुलाकात होती है। पहली बार जो है गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। उसके बाद अंततः जब ये बात पता चलता है नीलहों को कि गांधी जी बिहार में आ गए हैं, चंपारण में जाने वाले हैं और इस तरह के कारनामे करने वाले हैं, तो उनको अंदर ही अंदर भय होने लगा, सत्ता को भय होने लगा, अंग्रेजी सरकार को भय होने लगा कि हो सकता है कि कहीं आंदोलन कर ले, क्योंकि ये वकील है। अंदर ही अंदर उनको डर था। नीलहों ने आदेश दिया वहां के कमिश्नर को, और कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण आने से रोक दिया, उस पर रोक लगाई। लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं माने। गांधी जी अंततः 15 अप्रैल को वो चंपारण की धरती पर प्रवेश करते हैं, चंपारण की सरजमी पर वो जाते हैं। गांधी जी को बीच रास्ते में ही रोक लिया जाता है। गांधी जी को बीच रास्ते में जाते क्रम में ही कमिश्नर ने एक अपनी टीम भेजकर, इंस्पेक्टर को भेजकर, और वहां पर गांधी जी को रोकवा देता है कि आप नहीं जा सकते हैं चंपारण। उनको गिरफ्तारी करवा देती है। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और नेक्स्ट डे उनकी पेशी होनी रहती है कोर्ट में। ये बात को देखकर वहां के सभी लोग अंदर ही अंदर आक्रोशित हो जाते हैं। सभी लोग जुट जाते हैं। नेक्स्ट डे जब उनकी पेशी रहती है ना, सभी लोग जाकर कोर्ट को घेर लेते हैं, कचहरी को ही घेर लेते हैं। कचहरी को क्या करते हैं, चारों तरफ से वो घेर देते हैं। कमिश्नर, वहां के जो जज होते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि आप ये कह दो कि कल सुबह ही तुम चले जाओगे यहां से, तो मैं तुमको बेल दे दूंगा। गांधी ने कहा कि नहीं,
मुझे बेल के पैसे नहीं है, मेरे बेल कराने का पैसा नहीं है मेरे पास, मैं इसका टैक्स, इसका किराया मैं इसके रूप में मुआवजा नहीं दे सकता, मैं नहीं जा सकता यहां से। क्या अपने देश में घूमना गुनाह है? अगर है तो आप उस गुनाह का सजा दीजिए मुझे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इस बात को जब वो सुने, वहां पर बड़े सरकारी जो वकील थे, वो जब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो अंदर ही अंदर कहते हैं कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अंततः जज को अपना केस, ये जो उनको गिरफ्तार किए हुए थे, छोड़ना पड़ता है और केस को रफा दफा करना पड़ता है। ये बात जो है हाई कमान तक जाती है। ये बात जो है उस समय के गवर्नर के पास जाती है कि गांधी जी यहां पर आ गए हैं, और अंततः गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। गांधी जी को छोड़ दिया जाता है और गांधी जी अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां समझने वाली बात है कि गांधी जी जब चंपारण में रहने लगते हैं, जब जज द्वारा छोड़ दिया जाता है, जज को ये मालूम हो जाता है, समझ जाते हैं कि विवश होकर जब छोड़ना पड़ता है जज को कि गांधी जी तो कोई गलती किया नहीं है, अब इसको रोकना, इन सारे लोग जो कि यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये अच्छी नहीं होगी। और अंततः वो जब जज छोड़ देते हैं, गांधी जी अपने काम पर ध्यान देते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को के साथ वो भ्रमण करते हैं। गांधी जी चारों तरफ घूमते हैं, हर गांव में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, वो देखते हैं, एक एक किसान से पूछते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कैसी सिस्टम है, उसकी सही गलत का नॉलेज लेते हैं कि क्या ये सिस्टम जो बनी है, तीन कटिया प्रणाली, इससे सही में किसान परेशान है कि नहीं। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं, सबसे जुड़ने का काम करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और पूरे एरिया से रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अंततः रिपोर्ट तैयार कर 4 जून 1917 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट को वो भेज देते हैं, रिपोर्ट को सौंपते हैं। ये रिपोर्ट क्या रिपोर्ट थी कि क्या सही में ये जो तीन कठिया प्रणाली है वास्तविक रूप से किसानों का शोषण कर रही है। गांधी जी सब किसानों के पास जाकर सुनने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कराते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, और उस रिपोर्ट को 4 जून 1917 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट को सौंप देते हैं। 10 जून 1917 को चंपारण जांच समिति बनाने का आदेश दिए, और वहां जो तत्कालीन गवर्नर हुए थे, अभी हमने बताया कि गवर्नर एडवर्ड गेट ये क्या करते हैं, 10 जून 1917 को चंपारण जांच समिति बनाने का आदेश देते हैं कि एक जांच समिति बनाइए। जांच समिति बना दिए, और इस जांच समिति में गांधी जी को भी याद रखेंगे, इस जांच समिति में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि चंपारण जांच समिति, जो कि उस समय के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गैट के द्वारा बनाने का जो आदेश दिया जाता है, उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है। 4 मार्च 1918 को रिपोर्ट जो है सही पाया जाता है, उसकी जांच होती है, तहकीकात होती है, और उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की साइन हो जाती है, और ये बात साबित हो जाती है कि ये जो तीन कठिया प्रणाली है वो गलत है, शोषणकारी नीति है, और ये जो सिस्टम है इसको हटाना होगा।
4 मार्च दोस्तों 4 मार्च 1918 को रिपोर्ट सही पाया जाता है और चंपारण एग्रेरियन जो बिल है वो पास हो जाता है और इस जो सिस्टम है उसके हटाने का आदेश पारित हो जाता है। और इसमें बताया गया रहता है कि जो सिस्टम है ये बहुत ही शोषणकारी सिस्टम है। इस 3 कठिया जो प्रणाली है ये किसानों के लिए, जो वहां पर नील की खेती करने वाले जो किसान है उसका शोषण मात्र है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है किसानों को। और उल्टे जो टैक्स जो है जो नीलहर ने जो लिए थे टैक्स, उसको 25% टैक्स लौटाने का भी आदेश दिया जाता है। और भविष्य में इस तरह की खेती करने और ना करने ये जो है इच्छा किसानों पर छोड़ दिया जाता है। यानी पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसको जो है गलत ठहराया जाता है इस लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट द्वारा। और ये पूरे जांच समिति को पढ़कर ये आदेश पारित करते हैं गेट ने। इस तरह से क्या होता है कि पूरी सिस्टम्स के विरुद्ध गांधी जी अपने बिना हथियार के लड़े, बिना किसी हथियार के, बिना किसी को हिंसा किए हुए, बिना किसी लोगों की उग्र भीड़ को लाए हुए गांधी जी ये जो सिस्टम है 3 कठिया प्रणाली उसके विरुद्ध लड़ते हैं और इस सिस्टम को हटाने का काम करते हैं। और इनकी आंदोलन जो है सफल होती है। ये जो चंपारण आंदोलन होता ये सफल हो जाती है। ये आंदोलन क्या होती है? सफल हो जाती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आंदोलन गांधी जी का भारत में एक पहला सत्याग्रह था। एक ऐसा सत्याग्रह, एक ऐसा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जिसने देश को एक नए मोड़ ले ली। देश में बहुत सारे नेता को उजागर किया, बहुत सारे नेता इस आंदोलन से उभर कर आए। बहुत सारे नेता, जैसे हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, शंभू शरण सिंह, दोस्तों इस गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह में बहुत ज्यादा सहयोग जो है इन लोगों का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, शंभू शरण सिंह, आचार्य कृपलानी, मौलाना मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक, ये सब वे नेता हुए जो यहाँ की ये जो चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने चंपारण में किया उससे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे और जिनका नाम जो है इस चंपारण सत्याग्रह के बाद उजागर हुआ। और भी सारे नेता हैं, धर्मनिधर प्रसाद, इत्यादि। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद को भी ऐड कर लेंगे, ब्रज किशोर प्रसाद भी हैं। ये सारे वे नेता हुए, ये कैसे लोग जिनका उत्पत्ति जो है इस चंपारण सत्याग्रह से हुई। ये कैसे, ये सभी नेता जो है देश स्तर पर
जाने जाने लगे इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद। दोस्तों थोड़ा यहाँ समझना है कि आखिर में गांधी जी क्या किए, क्या कर दिए, इसका महत्व क्या है चंपारण सत्याग्रह का, इसको समझना है कि गांधी जी क्या कर रहे, इस चंपारण सत्याग्रह से हमें कैसे, किस रूप में देखना चाहिए। अगर इसकी महत्व की बात करें तो भारत को एक नया नेता मिला। इस आंदोलन से लोगों में ये उम्मीद जगी कि एक ऐसा नेता है जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, एक ऐसे तरह से जो बिना लड़े हुए, बिना हथियार के बल पर हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। एक ऐसा नेता जो लोगों में एकता का माहौल ला सकता है। गांधी जी ने इस आंदोलन के समय क्या किए, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के एकता लाने का काम किया। लोग यूनाइट हुए, लोगों ने समझा कि यूनाइट में, एकता में बल है। गांधी जी ने सिद्ध कर दिया इस आंदोलन में। लोगों ने यह भी समझा कि आंदोलन सिर्फ हथियार के बल पर ही नहीं, केवल लाठी बंदूक के ही बल पर नहीं लड़ा जा सकता है, बल्कि अहिंसा से भी आंदोलन संभव है। ये लोगों ने इस चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन से समझा। लोगों के अंदर से डर को भगाया। गांधी जी ऐसा था ना कि जब उस समय जाया करते थे गांधी जी, तो लोगों से जब पूछा करते थे तीन कठिया प्रणाली के बारे में, उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में पूछा करते थे, तो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। लोग जो है, अंग्रेजों ने उनको इतना अपना तांडव मचाए के रखे हुए थे, इतनी अंदर जलन थी, उसका डर इतना था कि लोग जो है उसके विरुद्ध आंदोलन करना तो दूर, बोलने से भी वे उनको डर लगता था। वो अपनी आवाज को, अपनी जो पीड़ा को उसके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, इतनी दर्द उन्होंने दिया था। लोग, गांधी जी उनके विरुद्ध, उनके डर को भगाया। अरे बताया कि तुम बोलो तो सही, उनमें जागृति पैदा की, तुम बोलो तो सही कि तुम्हारा दर्द क्या है। लोगों ने, गांधी जी ने उनको जुबान दिया, बोलने की शक्ति प्रदान की, ताकत दिया। अब लोग जो है अपनी दर्द को बयां कर सकते थे, अपनी शक्ति को आंकने लगे। लोग अपने छिपी अंदर जो दर्द थी उसको हटाने लगे, और लोग गांधी जी से सब कुछ बोलने लगे। और आगे भी यही जो है मंजर जारी रहा। लोगों के अंदर से डर को गांधी जी ने निकालने के काम किया। उनके अंदर जो डर छिपी थी, उनके अंदर जो अपने जुल्म के विरुद्ध जो बात बोलनी चाहिए, उनको ये बोलने की जो शक्ति थी वो अंग्रेजों ने छीन कर दी थी। उसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाया, उनके अंदर डर को भगाया, उनमें जागृति पैदा की, जोश पैदा की कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें अधिकार है तुम्हारा। उसके अधिकारों को गांधी जी रूबरू कराए, उनको समझाने की कोशिश की। गांधी जी बताए, सीखने की बात मिली लोगों को कि अपने विरोध, जो विरोध है, आप विरोध कर सकते हैं। कोई आप पर अत्याचार करे तो आप विरोध कर सकते हैं। ये जानकारी, इसकी शक्ति जो है गांधी जी ने लोगों में डाली कि जुल्म अगर हो रही है तो उसका विरोध भी करो। ये लोगों को बताने का काम किया। उससे जुड़ी बहुत सारी चीज लोगों में गांधी जी से पता है। जब गांधी जी जब जाते थे वहां पे, जब एक आंदोलन कंप्लीट हुआ, लोगों की जब सरकार को झुकना पड़ा, इस सब तरह की जो ये तिनकठिया प्रणाली थी, इसको सरकार ने गलत माना, गलत ठहराया। चंपारण जांच समिति ने ये पाया कि ये जो तिनकठिया प्रणाली है गलत है, शोषणकारी पद्धति है, जिसमें 25% टैक्स को भी लौटाने का
इस जांच समिति में बात कही लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने। तो जब इसके बाद जब गांधी जी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों के अंदर जो है बहुत तरह की परेशानियां थी, लोग अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, लोगों के अंदर डर पैदा हुआ है, डर है, स्वच्छता नहीं है। इस सब चीजों को गांधी जी रिमूव करने का काम किए। अगर हम बात करें स्वच्छता के बारे में तो गांधी जी एक सबसे बहुत अहम काम वहां लोगों ने किया कि स्वच्छता जो नहीं थी, लोग जो है कचरों में रहा करते थे, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे, उसके विरुद्ध भी गांधी जी काम किए और स्वच्छता के महत्व को उन्होंने बताया कि क्या इंपोर्टेंस है स्वच्छता का जीवन में। उन्होंने चंपारण आंदोलन के बाद वहां रहकर वहां के लोगों के साथ जुड़कर उन्होंने बताया। बुनियादी विद्यालय की स्थापना की। लोगों गांधी जी ने देखा कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं अशिक्षित हैं और अशिक्षा से ही वो अपने अधिकारों को जानने में, समझने में या फिर अपने जो शोषणकारी जो सरकार है, शोषण जो हो रहा है इसके विरुद्ध ये आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। गांधी जी उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया, बुनियादी विद्यालय की स्थापना की। उस समय की टेंडेंसी थी क्योंकि वहां के जो लोग थे, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते हैं, तो उसके अंदर जो है पुलिस केस, कोर्ट, कचहरी, इसका डर हमेशा बना रहता था। लोग जब भी पुलिस को देखते थे, जब भी कोरे लोगों की बातों को सुनते थे या फिर उन्हें आने की आवाज को सुनते थे, वो घर में दुबक जाते थे। कोर्ट कचहरी का जो भी मामला है वो अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते थे, अशिक्षित थे। और अगर उनको जेल में बंद करने की बात आ जाती थी तो समझिए कि लोग त्राहिमाम होने लगते थे। जेल में जाना, अगर जेल में अगर किसी को पकड़ के ले जाया जाता था तो बहुत ही वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। गांधी ने समझाया कि अपने हक के लिए अगर तुम आवाज उठाते हो और उसमें जेल भी जाना पड़ता है तो इस सम्मान की बात है, ये प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए जेल जाने से मत कतराओ, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हो। झुको मत, अपने कष्ट जो तुमको कोई दे रहा है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, उसके विरुद्ध तुम आवाज उठाओ, ये तुम्हारा हक है। गांधी जी ने यही बात बताई, लोगों को जागरूक कर दिया। जहां अशिक्षा था वहां शिक्षा फैला दिया, जहां स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, लोगों में एक रहने का पाठ पढ़ाया। जो बोल नहीं सकते थे जुबान, उनको जुबान देने का काम किया, साहस बढ़ने का काम किया। यही काम किया गांधी जी 1917 में लोगों के बीच। ये जो लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ये सब जो लोग सहयोगी थे, उन लोगों में भी उस समय के जो वकील थे, वो जाने की बात अभी हमने बताया कि जब गांधी जी ने कहा था वकील होते हुए भी कि अगर आप हमको जज के सामने की सजा देना चाहते हैं, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा अधिकार है यहां पर आना, हम जा सकते हैं। तो सत्य के लिए हम अगर जेल में जाए तो इसमें हमारी प्रतिष्ठा है। ये बात सुनकर बहुत सारे वकील जो थे अपने देश के, वो अजीब सा उनको लगा था, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते थे वो अपने अधिकारों को, कि हमें, वो भी समझते थे कि हम जेल जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। गांधी जी ने इस बात को उनके बीच से भी रिमूव करने का काम किया और उन्होंने बताया कि गांधी जेल जाना अपने हक के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी तरह की अप्रतिष्ठा का विषय नहीं है। दोस्तों, इस तरह से गांधी जी अपने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह, जिसने देश को एक नई दिशा दी, देश को एक बहुत सारे नेता दिए, एक ऐसा नेता दिया जो देश को आगे बढ़ा सके, एक नई प्रकार की क्रांति, नई प्रकार की आंदोलन। लोगों ने समझा कि कोई अगर नेता है, अगर हमें कोई आगे ले जाने वाला है तो एक गांधी जी हैं। लोगों के अंदर
गांधी जी के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्हें एक नया मार्गदर्शन मिला, नए आंदोलन करने का तरीका मिला। लोगों ने समझा कि हिंसा को छोड़कर भी कोई ऐसा हथियार है जिसके साथ हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, जो अहिंसा थे, जो गांधी जी के साथ थे। जो गांधी जी जिस अहिंसा के रास्ते, अहिंसा को लेकर बिना एक लाठी, हथियार, बंदूक, गोली से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर दिए, लोगों में एक विश्वास भर दिए कि अहिंसा से भी हम आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने इस काम को, भारत को आजाद करने की जो आंदोलन की राह है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो, महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह 1917। आगे के वीडियो में गांधी जी के आगे के आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।